अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल टू द स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। फिर हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब चलें, इक्विलिब्रियम की बातें तो हम कर ही रहे थे। अब हम एक काम करते हैं, आज का टॉपिक का जो नाम है वो मैं एंड में बताऊँगा, इससे पहले नहीं बताऊँगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि वो जो लॉ है, वो जो साइंटिस्ट है जिसने भी ये काम किया है, उन्होंने क्या कोई बड़ा काम किया। हम उनका नाम लिए बगैर इस इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है जैसे उस साइंसदान के दिमाग ने किया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। मैं और आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी और इससे बनता है c प्लस डी, और हम ये कंसीडर करते हैं दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम ये मानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम पे है। हम इसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद हम देखेंगे कि ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस कंटेनर में ये रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर उस बीकर में मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज कर दूं, ऐड कर दूं, ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, मैंने इस कंसंट्रेशन ऑफ ए को यहाँ पर बढ़ा दिया, मज़ीद मैंने जो रिएक्टेंट ए है उसे ऐड किया। अब उस ऐड करने से मुझे ये बताएं, क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ होगा? यस, ऑफ कोर्स हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है वो डिस्टर्ब हो गया। ये क्या करेगा? क्या दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हम सारे लोग सेहतमंद हैं, अभी सेहत है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो हम इक्विलिब्रियम होते हैं, हम स्टेबल होते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, बुखार हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, हम क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी हम इक्विलिब्रियम पे थे, हम डिस्टर्ब हो गए बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट माइट बी आवर हेल्थ, दैट माइट बी सम वेल्थ, दैट माइट बी अ फ्रेंड, दैट माइट बी आवर फैमिली। किसी भी तरीके से हम डिस्टर्ब होते हैं। जब डिस्टर्ब होते हैं तो हम क्या करते हैं? यानी सपोज करें कि मुझे बुखार है, तो क्या मैं ये कहूँ यार बुखार है यार, छोड़ दें, बुखार है यार, बुखार है, बुखार है, ये कहता रहूँगा? या फिर मैं कुछ कोशिश करूँगा उस बुखार को ठीक करने के लिए, मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, मेडिसिन इस्तेमाल करूँगा और मैं दोबारा से सेहत को वापस लेने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स आई विल ट्राई टू अटेन माई इक्विलिब्रियम अगेन। जब मैं कर सकता हूँ ये काम, जब आप कर सकते हैं ये काम, तो क्या ये नहीं कर सकता है? ये भी कर सकता है। आपने ए को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, अब जब डिस्टर्ब कर दिया इसको, अब मेरा और आपका ये सवाल है, बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होगा, क्या करेगा ये? तो अब चूंकि रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या कर सकता है? ये तो या तो प्रोडक्ट बना सकता है या तो रिवर्स आकर रिएक्टेंट बना सकता है। अब चूंकि हम डिस्टर्ब यहाँ कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कोशिश करेगा किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव करे जहाँ पर मूव करने से ये जो इफेक्ट आया है ना एडिशनल कंसंट्रेशन का, वो मिनिमाइज हो सके, वो कम से कम हो सके। तो अभी इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है टू मिनिमाइज दैट इफेक्ट। इफ वी एड रिएक्टेंट ए टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ऐसे जाने पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाने पे, इस ए की कंसंट्रेशन जो आपने ऐड की है ना शरारती, आपने जो कंसंट्रेशन ऐड की है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सी ऐड करता हूं, चलिए जब आपने ऐड कर दिया, हमने सी ऐड कर दिया, टिट फॉर टैट। अब क्या होगा? दिस रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया भाई। क्या ये दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा? ठीक है, अच्छा देखें, तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम पाने के लिए ये रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा, ताकि उस इफेक्ट को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके।
ठीक है, अब देखिए, अब जो असल मेन बात है, जब हमने रिएक्टेंट ऐड किया तो दिस रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड व्हेन वी ऐड more product to the system, then reaction proceed in backward direction. तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है, जो इक्विलिब्रियम पे होता है और उससे हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो सिस्टम हमेशा उस तरफ भागने की कोशिश करता है जहाँ से डिस्टर्बेंस आती है ना, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है ताकि वो इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लें डेली लाइफ की। सपोज हम कहते हैं एक चोर है, उसने चोरी की और वो सीधा भाग रहा है और लोगों को पता चल गया भाई चोरी हो गई। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, सामने पुलिस थाना था, पुलिस वहाँ खड़ी थी। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, भाई चोर आ रहा है। वो बैलेंस होकर जा रहा था, वो तो ये कंसीडर कर रहा था मैं सीधा सीधा निकल लूँगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि ये चोर आ रहा है, सामने से पुलिस आ गई। अब वो जो सामने से पुलिस आई ना, वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। अब ये बंदा क्या कर देगा, ये रूट चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बंदा इस तरफ भाग रहा था और सामने पुलिस आ गई, बहुत सारी पुलिस आ गई, ठीक है, ये सारे पुलिस वाले हैं, तो अब ये बंदा क्या करेगा, इस डायरेक्शन को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन अपना लेगा ताकि इनके खौफ को कम कर सके, इससे बच के निकल सके। अच्छा, दूसरी पुलिस आ गई सामने से, यहाँ पर भी पुलिस आ गई। जब वो थोड़ा आगे गया, पुलिस का नेटवर्क ज़्यादा था, पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि यहाँ से भी पुलिस आ गई। अब ये किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम था, पहले ये फॉरवर्ड जा रहा था, सामने डिस्टर्बेंस आ गई, ये बैकवर्ड आ गया, बैकवर्ड डिस्टर्बेंस आ गई, कोई और डायरेक्शन ढूंढ लेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो ये सिस्टम खुद को हमेशा उस तरफ शिफ्ट कर देता है जिस तरफ जाने से आने वाले इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। इसको कहते हैं ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ये सब कहते हैं कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो ये सिस्टम खुद को इस तरह अरेंज कर देता है, इस तरह खुद को शफल कर देता है कि वो इफेक्ट मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके, ठीक है। तो अब किसी सिस्टम को अगर मैं और आपने डिस्टर्ब करना है तो कैसे कर लेंगे? चलें, अगर दोस्त हो तो उसका मोबाइल छुपा लेंगे, ठीक है, उसके जूते छुपा लेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने के 3 तरीके हैं। बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, एक हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, दूसरा हम प्रेशर चेंज करते हैं, यानी जिस फ्लास्क में जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ अगर हमारे रिएक्टेंट्स गैशियस स्टेट में हैं तो प्रेशर का बड़ा रोल होता है, हम प्रेशर चेंज करके उस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एंडोएक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो हम टेम्परेचर चेंज करके उस रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो चले अभी हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इन 3 फैक्टर्स को देखते हैं और रिएक्शन वो सिस्टम क्या करेगा अगर मैं इन तमाम चीज़ों को चेंज करता हूँ, कम ज़्यादा करता हूँ। तो अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ, प्रेशर इंक्रीज करता हूँ डिक्रीज करता हूँ, या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ, तो ये सिस्टम खुद को किस तरफ शफल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। और फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन। अच्छा, दोबारा से कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की भी चेंज कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट की भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों सूरतों में देखेंगे कि रिएक्टेंट की चेंज करने से क्या होगा, प्रोडक्ट की चेंज करने से क्या होगा। बस आपने इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको बताना है जब मैं इस सिस्टम को डिस्टर्ब करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोर रिएक्टेंट ऐड करता हूँ, मोर रिएक्टेंट, मोर A एंड B ऐड कर देता हूँ, यानी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम था उसको मैंने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किया, ठीक है। जब मैं यहाँ पर मजीद रिएक्टेंट ऐड करूंगा तो दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब आप बढ़ा देते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है ताकि दोबारा से
ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। चले आप इसमें से कुछ रिएक्टेंट माइनस कर दें, बाहर निकाल दें। अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाने के बजाय मैंने डिक्रीज कर दिया। When I decreases the concentration of reactants, then the reaction proceed in backward direction, ताकि वो जो कमी यहाँ पर हुई है ना वो पूरा हो सके। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या हो गया, सिस्टम दोबारा से डिस्टर्ब हुआ, ये सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर इसको डिस्टर्ब किया है, प्रोडक्ट को आपने ऐड किया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज की है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम था डिस्टर्ब हुआ और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंसंट्रेशन की कि जिसकी आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अल्टर कर देते हैं, तो वो जो सिस्टम है वो देखता है कि डेफिशिएंसी कहाँ है, किस तरफ कमी आई है, वो रिएक्शन को उस तरफ मूव कर देता है। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, प्रेशर। अब दूसरा हमारा जो फैक्टर है दैट इज प्रेशर। प्रेशर है दोबारा से A प्लस बी और C। ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये इक्विलिब्रियम पे है। आपने प्रेशर चेंज किया, याद रखें हमेशा गैसियस सिस्टम में प्रेशर जब आप चेंज करते हैं ना तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में शफल हो जाता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कम है। जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि यहां पर 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C हमारे इक्विलिब्रियम सिस्टम में मौजूद हो, अब अगर मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है। मेरे पास रिएक्टेंट में टोटल 2 मोल्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे पास सिर्फ 1 मोल है। When I disturb this equilibrium by changing pressure, the reaction move in forward direction। और अगर मैं कम कर दूं तो खैर फिर तो वो देख लेंगे कम करेंगे तो क्या होगा। अब आप इस सिस्टम को देख लें, C प्लस D, ये भी सारे गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब हम इसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, रिएक्टेंट साइड भी 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 मोल्स हैं, तो वो जो प्रेशर हमने चेंज किया है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस केस में जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के पास ज़्यादा हो, प्रोडक्ट के पास कम हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, जहां पर मोल्स कम है उस तरफ चला जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा केस यानी A और इससे बनता है C प्लस D। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में 1 मोल है, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दिस रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, चले अब तीसरी बात टेम्परेचर। ये थोड़ा सा आसान है टेम्परेचर वाली जो कंडीशन है। अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा याद रखें, जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए नेचर ऑफ रिएक्शन जानना ज़रूरी है। अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करता हूँ एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक के लिए मैं बात करता हूँ दोबारा से A प्लस बी एंड फॉर्म्स C प्लस डी, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक। और याद रखें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो जब प्रोसीड होते हैं तो वो खुद से एनर्जी जनरेट कर देते हैं, और उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो तो सिस्टम को एनर्जी दे देते हैं, तो उनको एनर्जी देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वो सिस्टम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा
लोअर टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं। जितना टेम्परेचर आप कम से कम रखेंगे उतना वो मैक्सिमम प्रोडक्ट देती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी इसके लिए ये सिस्टम सुटेबल नहीं है। अगर एक्सोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर आप देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ये कंडीशन इसको सूट नहीं करती है तो ये कंडीशन इसको तो सूट करती है ना। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? इसको एंडो होना चाहिए। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो टेम्परेचर चाहिए, आपको टेम्परेचर देना है। जब आप टेम्परेचर देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो अभी सिर्फ फॉरवर्ड के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सो है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए ही नहीं और आप दे जा रहे हैं। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, यार क्या कर रहे हो, ये मेरा ये काम कर दो ना, जबकि हम उन्हीं का वही काम कर रहे होते तो हमें गुस्सा आ जाता, कहते चले जाए नहीं करता मैं काम, ये सारा सामान ले लिया होता, मैं नहीं कर रहा आपका काम। तो बिल्कुल यही यहाँ पर सिस्टम हो रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, these two reactants reacts and forms products, और आप खामखा के उसे टेम्परेचर बढ़ा के डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नहीं। ठीक है। जब आप अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करेंगे तो दूसरा तो अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा हुजूर। तो जो टेम्परेचर आपने इसको दिया था उसके लिए सुटेबल है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। यानी यूं समझ लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमेशा रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंडीशन आपने रखी है इसके लिए सुटेबल नहीं है, ये इसके लिए सुटेबल है। तो जिसके लिए सुटेबल है वो ग्रो कर लेगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो याद रखें, जहां पर भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड के लिए आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर आप देंगे तो आपको दोबारा रिएक्टेंट ही मिल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप इसका टेम्परेचर कम कर दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये कंडीशन इसको सूट नहीं करती, इसको सूट करती है, क्योंकि इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर चाहिए और आप टेम्परेचर दे ही नहीं रहे, बल्कि जो टेम्परेचर है उसे निकाल भी रहे बाहर। तो ये दोनों रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिएक्शन के तौर पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए काम करेंगे, इन दोनों के लिए ये टेम्परेचर सुटेबल नहीं है जबकि इसके लिए सुटेबल है। ठीक है। तो ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। तो याद रखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है, टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो फॉरवर्ड जाता है। अब आप सपोज कर लें अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक मतलब कि उसको टेम्परेचर चाहिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे उतना ज्यादा वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है। अब जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो होगा, एंडो होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? यकीनन एक्सो होगा, उल्टा होगा। ठीक है। और इसको टेम्परेचर चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। जब आप इसको टेम्परेचर देते हैं, when temperature increases reaction will move in forward direction, और जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा लोअर टेम्परेचर सूट करता है, सॉरी हाँ ठीक है मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा लोअर टेम्परेचर सूट करता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर सूट करता है। ठीक है। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और ये आपके सिलेबस में ये एग्जाम्पल नॉर्मली पूछी भी जाती है इम्तहानों में और सिलेबस में भी गिवन है। N2 प्लस H2 इट फॉर्म्स NH3। बैलेंस करो इक्वेशन को, तो यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ मुझे 3 लगाना चाहिए। ठीक है। और ये रिएक्शन नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है। अब सपोज करें आपने एक इंडस्ट्री लगाई, अमोनिया इंडस्ट्री, और आपने अमोनिया बनाना है और आपको मैक्सिमम यील्ड चाहिए अमोनिया की। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो जो 3 फैक्टर्स हमने बनाए हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे ताकि मुझे मैक्सिमम यील्ड मिले। तो
आप रिएक्टेंट की हाई कंसंट्रेशन रखेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर क्या रखेंगे, ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जो है तो टेम्परेचर लो रखेंगे, लो टेम्परेचर, ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। और इसी तरीके से प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रेशर हाई रखेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल कितने मोल्स हैं, 1 और 3 4 मोल्स रिएक्शन में है, 2 मोल्स प्रोडक्ट में है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन नॉर्मली उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पर मोल्स यहाँ 4 है और वहाँ 2 है, तो हमें हाई प्रेशर रखना है ताकि ये रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।